नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देवरिया से है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी है, जिसके बाद बेकाबू होकर कार नहर में गिर गई है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। यह हादसा लार थाना क्षेत्र के लार सलेमपुर मार्ग पर हुआ। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नहर में डूबे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। नहर से पुलिस ने 3 शव बाहर निकाले हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है देवरिया में, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बेकाबू कार नहर में जा गिरी और 5 लोगों की मौत हो गई। और देवरिया से उमाशंकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उमाशंकर, क्या जानकारी है हादसे के बारे में? देखिए, देर रात ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बोलेरो, बाइक और एक स्कूटी में जो तीनों में भीषण टक्कर हुई है। हालांकि ये हादसा जो है लार थाना क्षेत्र के सलेमपुर मार्ग पर हुआ है और जहां ये टक्कर है वहाँ एक छोटी सी पुलिया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो जो है पुलिया को क्रॉस करते हुए नहर में गिर गई, जिसमें से जो बोलेरो से 3 डेड बॉडी निकाली गई है और 2 बॉडी जो है सड़क पे थी। ये बताई जा रही है स्कूटी और बाइक की थी। और जो 3 डेड बॉडी जो बोलेरो से निकाली गई है वो भी लोग कहाँ के हैं, अभी तक इस पूरे मामले पे कुछ शिनाख्त नहीं हुई है। हालांकि जैसे ही ये घटना की सूचना जिला प्रशासन को देर रात मिली, मौके पे कई आला अधिकारी पहुंच गए और सभी 5 शवों को लेकर पीएम को भेज दिया गया है। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि ये लोग कहाँ के रहने वाले, कैसे आ रहे थे और एक सड़क हादसा कैसे हुआ है। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिल पाई है वो बताया जा रहा है कि ये रफ्तार का ही कहर माना जा रहा है। हालांकि इसमें एक गंभीर रूप से घायल है जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। हालांकि उसकी हालत बहुत नाजुक है, वो बोल नहीं पा रहा है। तो पुलिस इस पूरे मामले घटनाक्रम पे जांच में लगी है। जब जांच के बाद सामने आएगा वो तक कुछ देर बाद मीडिया को बताया जाएगा। जी शुक्रिया उमाशंकर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं हाथरस कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर की। हाथरस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। एस दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इस याचिका में मामले का ट्रायल यूपी से बाहर दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है। तो आज बेहद अहम सुनवाई होने वाली है हाथरस मामले में। सुनवाई उस याचिका पर होनी है जिसके माध्यम से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले की सुनवाई यूपी से बाहर दिल्ली में हो। इस केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि इसकी निष्पक्ष जांच हो पाए, इसकी सुनवाई हो पाए और पीड़ित को इंसाफ मिल पाए। एस दुबे ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। आज सुनवाई के बाद क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और हाथरस मामले पर आज अपडेट जो सामने आया है वो भी हम आपको बता देते हैं। भड़काऊ वेबसाइट अमेरिका से होस्ट की गई थी। शुरुआती जांच में साजिश के संकेत मिले हैं। फंडिंग की जांच भी की जा रही है और जांच शुरू होते ही वेबसाइट बंद हो गई थी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब फंडिंग की जांच हो रही है कि आखिर वेबसाइट के लिए पैसा कहां से आया, किन किन खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया। इन तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल हो रही है। ताजा अपडेट यही सामने आया है कि इस वेबसाइट को अमेरिका से होस्ट किया गया था और शुरुआती जांच में साजिश के संकेत भी मिले हैं। फंडिंग की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन यहां पर आपको यह भी बता दें कि जैसे जांच शुरू हुई वैसे ही वेबसाइट बंद कर दी गई थी। फिलहाल ईडी अभी इस एंगल से भी जांच कर रही है कि आखिर इस वेबसाइट के शुरू होने के बाद पैसे कहां से ट्रांसफर किए गए और किन किन खातों में पैसे भेजे गए। और हाथरस कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। जस्टिस फॉर हाथरस नाम की जो वेबसाइट बनाई गई थी, ईडी अब उसकी जांच पड़ताल करेगी। पीड़ित को इंसाफ दिलाने के नाम पर यह वेबसाइट बनाई गई थी। इंसाफ दिलाने के नाम पर धन की उगाही की जा रही थी। वेबसाइट के जरिए धन किसके खाते में आया, इसकी भी जांच होनी है। बताया जा रहा है कि वेबसाइट अमेरिका से होस्ट की गई थी। पुलिस की शुरुआती जांच में साजिश के संकेत मिले हैं। वेबसाइट को इस्लामिक देशों से फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। जांच एजेंसियों को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। उन्हीं सुरागों को जोड़ते हुए जांच आगे बढ़ रही है।
और हाथरस मामले में पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। हाथरस मामले में 4 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। मथुरा पुलिस ने मांट टोल प्लाजा से इनको पकड़ा है। नई दिल्ली से हाथरस जाते वक्त इनकी गिरफ्तारी हुई है। पीएफआई और सीएफआई से जुड़े इनके तार बताए जा रहे हैं। इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और भड़काऊ साहित्य भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मथुरा के मांट टोल प्लाजा पर इनपुट के आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। एक कार से ये हाथरस जा रहे थे और फिलहाल गिरफ्तारी के बाद इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और भड़काऊ साहित्य भी बरामद किया गया है। शुरुआती संकेत इसी बात के मिल रहे हैं कि इनके तार पीएफआई और सीएफआई से जुड़े हो सकते हैं। तो हाथरस केस के बहाने उत्तर प्रदेश में जाति हिंसा फैलाने की कोशिश थी और उसी की जांच पड़ताल की जा रही है। उसी कड़ी में इन 4 संदिग्धों को मांट टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा लखनऊ से ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा। हाथरस केस क्या सुनवाई होने वाली है? सुप्रीम कोर्ट में क्या अपडेट, क्या जानकारी, उसको लेकर कितने बजे तक सुनवाई शुरू हो जाएगी? जी देखिए, साफ तौर से सत्यमा दुबे नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और इस याचिका में उन्होंने मांग की थी कि इस पूरे हाथरस के मामले में जिस तरह पीड़िता के परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, उस दबाव के देखते हुए जो संबंधित पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ितों के परिवार का बयान दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज की निगरानी में एक पैनल का गठन करे कोर्ट और इस पूरे मामले को जांच के दायरे में लाया जाए। फिलहाल जस्टिस एसएस बोबड़े की जो बेंच है वो लगभग 11:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले में जो पहली याचिका है जिस पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करने वाली है, इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लिया था और 20 तारीख तक तमाम जो उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी हैं उनसे जवाब तलब किया था। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को कैसे इंटरवीन करता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को कोई अहम आदेश जारी करता है या नहीं, ये देखना होगा। 11:30 बजे चीफ जस्टिस की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। जी ठीक है सुशील, आप बने रहे हमारे साथ। ऋषभ, आज 2 बड़ी बातें सामने आई। एक तो मथुरा के मांट से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, अब उनसे पूछताछ चल रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ईडी भी अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर वेबसाइट को फंडिंग कहां से हो रही थी और किन किन खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। अब क्या कुछ और अपडेट निकलकर सामने आ पाया है? अमित, देखिए, हाथरस से जुड़े जितने भी मामले थे उनको लेकर के उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में करीब 19 एफआईआर हुई हैं और 5 एफआईआर तो सिर्फ हाथरस में ही हुई है। जो हाथरस की सबसे प्रमुख एफआईआर है चंदपा थाने में, जिसमें राजद्रोह जैसी गंभीर धाराओं का उल्लेख किया गया है, उस एफआईआर में खुद पुलिस की ओर से दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया है कि कई पत्रकारों के ऑडियो का भी जिक्र है, कुछ डॉक्टर्ड वीडियो का भी जिक्र है, कुछ फोटोशॉप की हुई फोटोग्राफ्स का भी है। उन सारी बातों की जब जाँच की गई है तो वो एक वेबसाइट तक पहुँची है। जब वेबसाइट की जाँच की गई है तो पता चला अमेरिका से होस्ट की जा रही है। वेबसाइट बनाने में कहां से फंडिंग हुई और जो हाथरस विक्टिम के लिए जस्टिस की बात हो रही थी उसके नाम पर धन उगाया गया। तो अब ये मामला चूंकि सिर्फ पुलिस के हाथ में नहीं है, अब कई और एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। ईडी इस चीज़ की जानकारी ले रही है कि ऐसे वो कौन से लोग हैं जिनके पास कहीं कोई रकम गई है इससे रिलेटेड मामले में, या इस वेबसाइट को बनाने के लिए किसने फंडिंग की थी। तो अब जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। चूंकि साजिश भी बड़ी थी, पूरे उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश थी। इसके साथ ही साथ जो वेबसाइट बनाई गई थी उसमें नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, देश के कई शहरों में धरना प्रदर्शन और तमाम तरह के प्रदर्शन करने की तैयारी की गई थी। तो ये एक मामला ईडी से जुड़ा हो गया। वहीं जो 4 आरोपी कल गिरफ्तार किए गए हैं देर शाम, उसमें वो पीएफआई और उससे सीएफआई से जुड़े हुए आरोपी बताए जा रहे हैं। वो जो अपने साथ लिटरेचर लिए हुए थे वो कहाँ से बना था, इसके पीछे क्या साजिश थी, इन तमाम चीज़ों की जाँच अब उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है और इन 4 आरोपियों से कुछ अन्य जांच एजेंसियों के लोग भी पूछताछ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए एडीजी मुरादाबाद राजीव कृष्णा देर रात हाथरस पहुंचे और पीड़ित परिवार की सुरक्षा का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने परिजनों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। एडीजी के मुताबिक पीड़ित परिवार के हर एक व्यक्ति के साथ 2 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। दरअसल पीड़ित परिवार अपनी जान का खतरा बता रहा है, जिसको लेकर सियासी दल भी सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। जो 2 तरह की बात है, एक स्टैटिक सुरक्षा जो आवास पर आने वाले लोगों के फ्रिस्किंग, चेकिंग, उनके एक्सेस कंट्रोल, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए है, और एक जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है, जो कि जब भी कोई भी प्रोटेक्टी जो होता है वो बाहर कहीं भी जाता है, घर के बाहर जाता है, तो उनके साथ जाते हैं। तो दोनों ही प्रकार की सुरक्षा का इंतज़ाम माकूल तरह से किया गया है। जो भी और एडिशनल व्यवस्था होगी। हाथरस कांड को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने दंगा भड़काने की साजिश में विपक्ष का हाथ बताने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है, जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश का विपक्ष पर लगाया गया आरोप सही है या चुनावी चाल, ये समय बताएगा, किंतु जनमत की मांग है कि हाथरस कांड के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पर सरकार ध्यान केंद्रित करे तो बेहतर होगा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।